गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 क्लास 10th और ये वर्कशीट है सत्ता में साझेदारी। ये आपका लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का जो अध्याय 1 है, फर्स्ट लेसन, उससे रिलेटेड है। इससे पहले जब हमने संघवाद पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और उसमें हमने सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर बंटवारा पढ़ा था, यानी कि ऊपर से नीचे। तो आज हम पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, यानी कि पावर को शेयर करना। तो एक समय तक ये विश्वास किया जाता था कि राजनीतिक सत्ता किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथ में रहनी चाहिए, और ऐसा होता भी था कि राजनीतिक सत्ता कुछ पावरफुल लोगों के हाथों में ही होती थी। लेकिन लोकतंत्र के उदय के प्रारंभ के साथ, यानी कि जैसे जैसे लोकतंत्र की शुरुआत हुई, ये विश्वास खत्म हो गया कि सत्ता जो है वो किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का तो पहला मौलिक सिद्धांत यह है कि पूरी राजनीतिक सत्ता जो है वो नागरिकों या लोगों में बांट दी जाए, और सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का वोट भी होता है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं हो सकती। लोकतंत्र में सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो लेसन है आपका, इस लेसन में हम दो छोटे छोटे देशों का एग्जाम्पल लेंगे। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो उन देशों की कहानी से हम शुरुआत करेंगे और यह समझेंगे कि विभिन्न लोकतांत्रिक देश किस प्रकार से सत्ता की मांग का निपटारा करते हैं और किस तरह से अपने देश में सत्ता की साझेदारी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट 30। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अब ये भी मैंने आपको समझाया है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी किसी देश में तो सत्ता की साझेदारी तो होनी ही है। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी देशों में एक ही तरह के लोग रहते हैं। विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर लोग बटे होते हैं, और इसीलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। तो ये जो आज की वर्कशीट है आपकी, इसमें आपको पूरा बेल्जियम का एग्जाम्पल समझाया जाएगा, और इससे जो नेक्स्ट वर्कशीट आपकी आएगी, वर्कशीट 14, उसमें हम श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ लेते हैं कि बेल्जियम की क्या कहानी थी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी जो है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप में स्थित है, यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, और भारत के हरियाणा राज्य से भी ये छोटा है। अब यहाँ की जो जातीय बनावट है वो थोड़ी सी जटिल है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर 59% आबादी जो है वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। अब ये जो है, मैं आपको ये मैप जो क्लियर नहीं है तो मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में जो मैप है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा पिक्चर्स में ज़्यादा क्लियर है। तो 59% जो आबादी है वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है, ये फ्लेमिश एरिया है, और यहाँ पे डच भाषी लोग रहते हैं, यानी कि भाषा कौन सी बोलते हैं वो डच भाषा। और 40% आबादी जो है वो वेलिनिया एरिया में रहती है, और वो कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। बाकी शेष जो बचे हुए लोग हैं 1% वो जर्मन भाषी लोग हैं और वेलिनिया एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो 59% ज़्यादा हो गए, ठीक है, मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है, और कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा। और 40% संख्या में कम है और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब देखो, यहाँ की राजधानी जो है बेल्जियम की वो है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स जो है वहाँ की 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच भाषा बोलती है, ठीक है, और 20% डच भाषा बोलती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्पसंख्यक कौन है, यानी कि संख्या में कम कौन से भाषी लोग हैं यहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग जो है वो अल्पसंख्यक हैं, और बहुसंख्यक कौन है, डच भाषी लोग। ठीक है, लेकिन जो राजधानी है, यहाँ की कैपिटल है, यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और डच भाषा बोलने वाले लोग कम हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि जो लोग संख्या में कम हैं, यानी कि अल्पसंख्यक है, वो ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा समृद्धशाली हैं और ज़्यादा शिक्षित है, और जो बहुसंख्यक हैं, डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन्हें फ्रेंच भाषी लोगों की इस स्थिति से नाराज़गी थी। तो इन लोगों को बहुत बाद में जाकर के आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ जो है वो मिला। तो जब डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों के अधिक ताकतवर और अधिक समृद्ध होने से नाराज़गी हुई, तो इन दोनों समुदाय के बीच में आपस में तनाव उत्पन्न होने लगा, और इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समुदायों के बीच में तनाव और बढ़ गया।
डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत थे। अभी मैंने आपको समझाया है कि ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले कम हैं और फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन पूरे देश में डच बोलने वाले ज़्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले कम हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को भी बेगानेपन का एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सकें। अब क्या हुआ कि जब तनाव बढ़ने लगा तो यहाँ के नेताओं ने, यानी कि बेल्जियम के नेताओं ने बहुत समझदारी भरा निर्णय लिया और इन्होंने इस बात को समझा कि यहाँ पे क्षेत्रीय अंतर है और सांस्कृतिक विविधता है और इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और 70 से 93 के बीच 4 संविधान में इन्होंने संशोधन किए। संशोधन केवल इसलिए किए ताकि यहाँ पर रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। तो अब कौन कौन से 4 संशोधन किए थे इन्होंने टकराव को रोकने के लिए, अब हम ये पढ़ेंगे। लेकिन इन 4 संशोधनों को पढ़ने से पहले एक बार हम इसको इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक्ड टू डेमोक्रेसी. Most of the societies around the world are having diversity based on region, race, caste, language, etc. Therefore, due respect should be given to all the diverse groups and views that exist in society. We will understand the impact of power sharing arrangements in Belgium. Belgium is a small country in Europe. Its ethnic composition is complex. Its population is around 1 crore. 59% of population lives in the Flemish region and speaks Dutch. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. तो 59% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, फ्लेमिश एरिया में और डच बोलती है, और 40% जो पॉपुलेशन है वो वेलिनिया में रहती है और फ्रेंच बोलती है। तो फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है वो माइनॉरिटी हैं और डच बोलने वाले लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में आते हैं। In the capital city Brussels, 80% are French speaking while 20% are Dutch speaking. जबकि अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है यहाँ की, ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि ब्रुसेल्स में पूरे देश, इंटायर कंट्री जो है उससे अलग स्थिति है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और डच बोलने वाले लोग जो है वो माइनॉरिटी में हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यानी कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं, कम है संख्या में, वो डच बोलने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा रिच हैं। और इससे क्या हुआ, डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर। डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उसको बहुत बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट मिला। दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन 1950s एंड 1960s। तो 50s से 60s के टाइम पे इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ गई। डच स्पीकिंग वर इन द मेजॉरिटी इन द कंट्री बट वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में वो माइनॉरिटी में थे। तो समझ में आया होगा। और ऐसे में क्या हुआ कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने 1970 से 1993 के बीच में 4 अमेंडमेंट किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो जो स्टेप लिए थे उन्होंने, 4 अमेंडमेंट किए थे। अब हम उन 4 अमेंडमेंट को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो किया गया वो था कि केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या हो, यानी कि जो भी वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें नेता चुने जाएंगे और वो नेता जो हैं वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि जितने डच भाषी नेता होंगे उतने ही फ्रेंच भाषी नेता होंगे। और कुछ कानून तभी पास होंगे जब दोनों ही भाषी सांसदों का बहुमत जो है वो उनके पक्ष में होगा। इस तरह से किसी भी एक समुदाय के लोग जो है वो एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। सेकंड था, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई, यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियां लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई, क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। इससे क्या हुआ कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। तीसरा चेंज था, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, यानी कि फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस फैसले को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। यानी कि ब्रुसेल्स में क्या था, 80% लोग तो फ्रेंच थे और 20% लोग
डच थे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रुसेल्स में भी दोनों भाषी समुदायों का इक्वल जो है वो रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किया गया। और चौथा जो इन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया वो था कि इन्होंने एक सामुदायिक सरकार का भी गठन किया। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ पे एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। और इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ हैं। तो इस तरह से टकराव को रोकने के लिए 4 कदम उठाए गए। इंग्लिश में रीड करते हैं अब हम। स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशंस। फर्स्ट इज इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर दे दी गई। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। थर्ड था सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ ऑफ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और दोनों ही कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसमें रखे गए। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट की गई, इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो आपको इस तरह से समझ में आया होगा कि बेल्जियम ने अपने देश में जो कल्चरल डिफरेंसेस थे और लैंग्वेज डिफरेंसेस थे उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका निकाला और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सभी को इक्वल राइट्स दिए। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की जातीय बनावट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, मैप में समझाया था। 59% आबादी जो है वो फ्लेमिश एरिया में रहती है, डच भाषा बोलती है। 40% आबादी जो है वो वेलिनिया एरिया में रहती है, फ्रेंच भाषा बोलती है। रेस्ट ऑफ 1% जर्मन भाषी लोग हैं वहाँ पे। और ब्रुसेल्स में किस तरह से 80% और 20% लोग जो है वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो आप लिख दीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो अभी अभी हमने यही डिस्कस किया है कि टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए थे। कौन कौन से संशोधन किए थे अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। फिर है सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का पहला मौलिक सिद्धांत ये है कि पूरी राजनीतिक सत्ता जो है वो नागरिकों में निहित होती है और लोकतंत्र में लोग आत्मशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों और विचारों को सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का भी अधिकार होता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत जो है वो किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती और लोकतंत्र में सत्ता को विकेंद्रित कर देना ही लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो सत्ता में साझेदारी का विचार है वो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अब देखिए कि बेल्जियम ने अपने देश में तनाव को दूर करने के लिए अपने संविधान में संशोधन कर दिया और इसलिए किए ताकि किसी भी नागरिक को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी नागरिक मिलजुल कर रह सकें। तो बेल्जियम सरकार ने जो भी कदम उठाए हम उनसे पूरी तरह से सहमत हैं। क्यों सहमत है? क्योंकि अगर वो इस तरह के कदम नहीं उठाती तो दोनों समुदायों के बीच में टेंशन जो थी वो और बढ़ जाती और इस तरह से देश में सिविल वॉर की समस्या उत्पन्न हो जाती। सरकार विरोधी आंदोलन भी हो सकते थे। ठीक है, और डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग जो हैं वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते। तो इसीलिए बेल्जियम ने जो भी कदम उठाया वो बहुत ही समझदारीपूर्ण था और हम इस कदम से पूरी तरह से सहमत हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है और इस लेसन को आगे अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में हम श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय।